जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास में एक नए टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है वैदिक काल। दोस्तों, इसके अंतर्गत ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल को हम लोग तुलनात्मक तौर पे डिस्कस करेंगे। उसका अच्छे से नोट्स हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड कराने वाले हैं। दोस्तों, पूरा वीडियो देखिए और इसका नोट्स आप लोग बनाते चलिएगा साथ साथ। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, चाहे वो सिविल सर्विसेज के लिए हो या वनडे एग्जाम के लिए हो। इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलते हैं। तो दोस्तों, पूरा वीडियो देखिएगा और इसका नोट्स आप अपने अकॉर्डिंग बनाते चलिएगा। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक से प्रश्न 100% बनते हैं। तो इस टॉपिक को हम लोग एनसीईआरटी बुक से ही कवर करने वाले हैं। अभी तक मेरी जितनी भी क्लासेस हुई हैं सारी क्लासेस एनसीईआरटी बुक पर आधारित होती हैं। उन्हीं का हम नोट्स पीडीएफ के रूप में आप लोगों को उपलब्ध कराते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को हम पढ़ाते हैं, ताकि जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो आप उस क्वेश्चन को आसानी से टेकल कर पाओ और प्रश्न को अच्छे से हल करके आप अपना स्थान भर्ती में बना सको। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। बिल्कुल बेसिक से हम लोग समझेंगे इन चीज़ों को। उससे पहले आपने देखा होगा कि हमने प्राचीन भारत के इतिहास में जैन और बौद्ध धर्म को तुलनात्मक तौर पे आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट के साथ आपको पढ़ाया था। तो दोस्तों, प्राचीन भारत के इतिहास में जो महत्वपूर्ण टॉपिक पहले हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे, चाहे वो सिविल सर्विसेज जैसे पीसीएस या आरओ एग्जाम के लिए हो या रेलवे, एसएससी, बैंक, अन्य एग्जामों के लिए हो। ये काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा ये टॉपिक। इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो चलिए हम लोग समझते हैं वैदिक काल को, वैदिक सभ्यता को। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वैदिक काल। तो अगर परिचय की बात करी जाए तो सबसे पहले हम लोग परिचय की बात करें कि भारत में वैदिक सभ्यता का जो दौर माना जाता है वास्तव में वह वेदों में आधारित है। यानी जिस काल में वेदों की रचना हुई या वेदों से जुड़ी जानकारी प्राप्त हुई उसी को हम लोग वैदिक काल कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि इनकी जो जानकारी हमें मिलती है, वैदिक काल की जो जानकारी मिलती है वो हमें वेदों से प्राप्त होती है। इस वजह से इसका नाम हम लोगों ने रख दिया वैदिक सभ्यता, वैदिक काल। तो दोस्तों, ये जो सभ्यता थी या जो समय था या जो समय पीरियड था या हड़प्पा सभ्यता के बाद देखा जाता है। हड़प्पा सभ्यता के बाद इस समय काल को देखा जाता है। आपने देखा होगा कि जो हमारी हड़प्पा सभ्यता थी वो इन क्षेत्रों में विस्तारित थी। इसी के बाद हड़प्पा सभ्यता के बाद आपने देखा पूर्व वैदिक काल और इसी के आगे उत्तर वैदिक काल की स्थिति देखने को मिलती है। तो ये तो पूरी वैदिक सभ्यता है। वैदिक सभ्यता को भी दो भागों में बांटा गया था। एक था पूर्व वैदिक काल, दूसरा था उत्तर वैदिक काल। तो इन चीज़ों को हम लोग अच्छे से तुलनात्मक और डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे कि हमने ये बात तो समझ ली कि जिन कालों की जानकारी, जिन कालों के बारे में जानकारी हमें वेदों से मिलती है उसे हम वैदिक काल कहते हैं। इसके सन की अगर बात कर लें कि वैदिक काल का टाइम पीरियड क्या रहा है, तो याद रखिएगा आप लोग 1500 बीसी से 600 बीसी के बीच में वैदिक काल को हम लोग पढ़ते हैं। अब इसी में दो पार्ट बन गए, एक बना पूर्व वैदिक काल, दूसरा बना उत्तर वैदिक काल। एक बना पूर्व वैदिक काल और दूसरा बना उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल को ही हम लोग ऋग्वैदिक काल के नाम से जानते हैं, जिसका टाइम पीरियड 1500 बीसी से 1000 बीसी और उत्तर वैदिक काल का 1000 बीसी से 600 बीसी के बीच में माना जाता है। लगभग 1500 बीसी तक हड़प्पा सभ्यता का पूरा पतन हो गया था। यानी कि हड़प्पा सभ्यता को देखा जाए तो 2500 बीसी से लेकर के 1500 बीसी तक हमारी जो सभ्यता थी उसको बोला गया था हड़प्पा सभ्यता। ठीक है। इसके पतन के तुरंत बाद एक नई सभ्यता ने जन्म लिया, एक नई सभ्यता वहां पर पनपी जिसको कहा गया वैदिक सभ्यता या वैदिक काल। वैदिक सभ्यता आप समझो, और इसकी जानकारी वेदों से मिली इसलिए हम लोगों ने इसका नाम कर दिया वैदिक काल। तो हड़प्पा सभ्यता के बाद भारत में या भारत के पड़ोस के क्षेत्रों में जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक हड़प्पा सभ्यता के स्थल मिले हैं। तो वहाँ पे हड़प्पा सभ्यता थी, उसके बाद एक नई सभ्यता का जन्म हुआ जिसको कहा गया वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता का टाइम पीरियड कितना है, तो इसके तुरंत बाद यानी 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक
वैदिक काल की सभ्यता देखी जाती है। अब वैदिक सभ्यता दो भागों में बटी, एक का नाम था पूर्व वैदिक काल, इसी को कहा जाता है ऋग वैदिक काल, और दूसरे का नाम है उत्तर वैदिक काल। ठीक है, यहाँ तक हमने समझ लिया। आपने समझा 1500 BC तक हर हाल में हड़प्पा सभ्यता समाप्त हो गई थी। हड़प्पा सभ्यता के समाप्त होने पे कई ढेर सारे हमें क्रम देखने को मिलते हैं कि कई घटनाएं देखने को मिलती हैं। किसी ने कहा कि नदी के बहाव के कारण पानी में वो पूरी सभ्यता डूब गई, किसी ने कहा कि प्राकृतिक आपदाएं इस तरीके से घटित हुई कि पूरी की पूरी सभ्यता वहाँ से नष्ट हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई और समाप्त हो गई। तो वो अलग बात है कि हमें कई रूपों में उन चीज़ों को देखने को मिलता है कि उसका कोई इस तरीके का अभी तक प्रमाण नहीं निकल के आ पाया कि हड़प्पा सभ्यता कैसे समाप्त हुई और किस तरीके से इसके समाप्त होने के बाद वैदिक सभ्यता आई। वैदिक सभ्यता के बारे में तो हमें जानकारी मिलती है कि किस तरीके से वैदिक सभ्यता धीरे धीरे भारत में विकसित हुई। ये थी हमारी हड़प्पा सभ्यता की इमेज। आप ये देखो हमारी हड़प्पा सभ्यता, जब ये सभ्यता समाप्त थी, चूंकि ये देखो नगरीय सभ्यता थी, ईंटों से मकान बने हैं, इसके समाप्त होने के बाद अब यहाँ से चालू हो रही है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता, अब वैदिक सभ्यता अभी की स्थिति में जर्जर तरीके की है, ग्रामीण परिवेश की है। ठीक है, इसमें दो पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। एक पार्ट हम लोग पढ़ेंगे किसका, पूर्व वैदिक काल का, जो पूर्ण रूप से ये वो लोग हैं जो चरवाहे हैं, यानी कि गाय को चराने का काम करते हैं, गाय चराते हैं, जिनको कहा जाता है चरवाहा। और जो उत्तर वैदिक काल का जो काल हम लोग देखते हैं, तो धीरे धीरे ये लोग क्या करते हैं, कृषि करने लगते हैं, पशुपालन करने लगते हैं। इस तरीके से भारत में क्रमवार इस सभ्यता का विकास हमें देखने को मिलता है। तो मोटी मोटी तौर पे बात हमने समझी कि हड़प्पा सभ्यता के बाद एक नई सभ्यता है जिसको कहा गया वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के दो भाग थे, एक था पूर्व वैदिक काल जिसको कहा गया ऋग वैदिक काल, और दूसरा था उत्तर वैदिक काल। इन दोनों सभ्यताओं को हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो अभी हमने ये चीज़ें समझ ली। अब हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में कुछ और फैक्ट जान लेते हैं जहाँ से क्वेश्चन आता है। तो वैदिक सभ्यता चूंकि आर्य लोग आए इसलिए इसे आर्य सभ्यता के भी नाम से जानते हैं। वेदों से ज्ञान प्राप्त हुआ, वेदों से जानकारी हमें मिली, इसलिए इसे वैदिक सभ्यता भी कहते हैं। तो इसे आर्य सभ्यता कह दो या वैदिक सभ्यता कह दो, तो इसका नाम एक ही है। ठीक है, वैदिक सभ्यता के लोग पूजा करते थे किसकी, वो पितृ सत्तात्मक था, यानी कि वैदिक सभ्यता थी वो पितृ सत्तात्मक सभ्यता थी। ठीक है, वैदिक काल के पूजनीय देवता इंद्र थे। आर्यों की जो भाषा थी वो क्या थी, संस्कृत थी। आर्यों का प्रथम निवास जो भारत में बना वो पंजाब राज्य में बनाया गया, यानी कि आर्य लोग जब भारत में आए, ठीक है, आर्यों के ही आगमन से, आर्यों के ही आने से भारत में वैदिक सभ्यता का विकास माना जाता है। आर्य लोग जब भारत में आए तो वो सबसे पहले जहाँ पे ठहरे वो राज्य था पंजाब। उस समय तो राज्य कोई था नहीं, तो पंजाब था। ठीक है, तो पंजाब में आकर के आर्यों ने अपने सबसे पहले डेरा डाला था। वैदिक सभ्यता पूर्ण रूप से ग्रामीण सभ्यता के तौर पे जानी जाती है। कभी कभी तुलना करने को वैदिक सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता को देता है। तो हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता कैसी थी, ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक शब्द वेद से बना है जिसका अर्थ होता है ज्ञान। निर्माता इसके कौन थे, तो आर्य थे। आर्य एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। भाषा के आधार पर इसको हम लोग जाना जाता है। तो ये चीज़ हमने फैक्ट समझ लिया। यहाँ से आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को डायरेक्ट मिलता है। एक भी वर्ड, एक भी सेंटेंस आप स्किप नहीं करेंगे, पूरा का पूरा नोट्स में आप इसको छापेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है सिविल सर्विसेज और वनडे एग्जाम के लिए। बिल्कुल इससे 100% क्वेश्चन बनेंगे, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका जाने वाला नहीं है। बस आपको पूरा इसका नोट्स अच्छे से देखना है और इसका नोट्स आपको अच्छे से बनाना है। चलिए अब देख लेते हैं। अभी हम लोग वैदिक सभ्यता के ही बारे में थोड़ी सी डिटेल पढ़ रहे हैं। फिर हम लोग जो दो पार्टों में वैदिक सभ्यता को बांटा है ना, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, उनको हम लोग वहाँ पे पढ़ेंगे। अब जो वैदिक सभ्यता को हमने कुछ चीज़ें पढ़ ली। अब जो ये वैदिक सभ्यता जो बसाई, यानी कि वैदिक सभ्यता का जो विकास किया, तो आर्यों ने किया। अब ये बात नहीं समझ में आई कि आर्य लोग थे कहाँ के, भारत में आए तो वो लोग कहाँ के थे, ये बात आज तक कोई साबित नहीं कर पाया। ठीक है, ये तो आप जानते हो कि भारत में वैदिक सभ्यता को बसाया किसने, तो आर्यों ने बसाया। अब आर्य कहाँ से आए थे भारत में, इसके लिए कई मत हैं। जैसे मैक्स मूलर थे, इन्होंने कहा था आर्य मध्य एशिया के थे।
और मध्य एशिया से ये भारत में आए थे। अब मध्य एशिया में आप लोग जानते हो 5 कंट्री आती हैं, ये तो नॉलेज बेस में हमने लिख दिया है। उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान, ये वो 5 कंट्री हैं तान वाली, जिनको कहा जाता है मध्य एशिया के देश। ये मध्य एशिया के देश हैं जो 5 कंट्री हैं। तो मैक्स मुलर ने ये बात कही कि देखो जो भारत में वैदिक सभ्यता को बसाया तो वो आर्य थे और आर्य लोग मध्य एशिया से आए थे। उसी जगह डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने कहा कि नहीं, ये आल्पस पर्वत यूरोप से आए थे, ये मध्य एशिया से नहीं आए थे, ये यूरोप से आए थे। उसी जगह बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि नहीं, ये आर्कटिक प्रदेश उत्तरी ध्रुव से आए थे। फिर स्वामी दयानंद सरस्वती भी पीछे नहीं रहे और उन्होंने भी एक बात कह दी कि आर्य और कहीं से नहीं आए थे, अपने पड़ोसी देश तिब्बत से आए थे। तो ये कुछ कथन है जो डायरेक्ट पूछता है, तो आपको कथन बिल्कुल इसी तरीके से हूबहू कथन आपको नोट करने हैं अपनी कॉपी में। याद रखिएगा, इनसे क्वेश्चन आता है। अब ये तो बात समझ में आ गई। अब वैदिक सभ्यता की जानकारी की बात कर लें तो देखो, इसकी जानकारी हमें 2 रूपों में मिलती है, एक साहित्यिक तौर पे और एक पुरातत्व यानी कि खुदाई के तौर पे। साहित्यिक तौर पे ये कि जो लेख हमें लिखे मिले हैं, यानी साहित्य यानी कि किताबें जैसे वेद, पुराण, उपनिषद, इनके द्वारा जो जानकारी मिलती है वो हुए साहित्यिक। और पुरातात्विक यानी कि जो उत्खनन से प्राप्त हुए, खुदाई से जो चीज़ें प्राप्त हुई उससे जो जानकारी मिली तो वो थे पुरातात्विक। अब जो पुरातात्विक साक्ष्य था तो उसमें जो आपने पढ़ा होगा या सुना होगा कि बोगास कोई का एक अभिलेख था जो मध्य एशिया में स्थित है। तो उसमें इंद्र, वरुण, मित्र, नागस्त्य जैसे देवताओं का उल्लेख हुआ है या नामों का उल्लेख हुआ है। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है। और ये नाम किससे रिलेटेड थे, तो ये सारे नाम आपको वैदिक काल में पढ़ने को मिलेंगे कि लोग इंद्र की पूजा करते थे, वरुण देव की पूजा करते थे। तो ये सारे जो नाम मिलते हैं तो ये मिलते हैं किसमें, वैदिक काल में। तो लोगों ने ये आकलन किया, पुरातात्विक साक्ष्यों से ये जानकारी मिली कि नहीं, ये आर्य ही यहाँ पे आए थे। ठीक है, और गौरिक मृदभांड मिले, ये पूर्व वैदिक काल के थे। और चित्रित धूसर मृदभांड मिले, ये उत्तर वैदिक काल के थे। अभी हम आपको मृदभांड के भी बारे में बताएंगे। देखो बहुत बेहतर यूनिट है, बहुत अच्छा यूनिट है। आप सिस्टम से मेरे साथ पढ़ोगे बिल्कुल तरीके से तो आपको एक भी समस्या नहीं होगी, आसानी से आप इन चीज़ों को कवर कर लोगे। सारा एनसीईआरटी से मैंने इसमें कवर किया है। अभी हमने आपको क्या बताया, वैदिक काल के बारे में बताया कि वैदिक सभ्यता आर्य भारत में आए और उन्होंने वैदिक सभ्यता को बसाया। भाई हड़प्पा सभ्यता समाप्त हुई और हड़प्पा सभ्यता समाप्त होते ही वैदिक सभ्यता का जन्म हुआ। तो वैदिक सभ्यता 2 भागों में बटी, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। और वैदिक काल के बारे में कुछ हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये बता दिए। फिर वैदिक काल जो था भारत में तो उसको बसाया आर्यों ने। तो आर्य कहाँ से आए, इस बात के लिए डिबेट होने लगी भारत में। तो उसके लिए कई इतिहासकार थे, कई विद्वान थे जिन्होंने अपने अपने मत दिए कि नहीं, किसी ने कहा कि आल्पस पर्वत से आए, किसी ने कहा तिब्बत से आए, किसी ने कहा मध्य एशिया से आए। तो ये भी आपको याद रखना है। फिर इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिली, तो एक पुरातात्विक साक्ष्यों से मिली कि नहीं, वैदिक काल में जो आ रहा है वो यहाँ से आए, यानी यहाँ वैदिक सभ्यता थी। ठीक है, और साहित्यिक स्रोत जो थे तो साहित्यिक स्रोतों में से हमें ये चीज़ें देखने को मिली कि साहित्यिक स्रोतों में वेदों से वैदिक काल के बारे में बहुत सारी जानकारी एकत्रित हुई, जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, अब ऋग्वेद से पूर्व वैदिक काल यानी ऋग्वैदिक काल के बारे में संपूर्ण जानकारी हमको ऋग्वेद से मिली। और सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन तीनों से उत्तर वैदिक काल की हमको जानकारी अच्छे से मिलती है। अब थोड़ा सा इन वेदों के बारे में डिटेल में हम लोग यहाँ पढ़ लेते हैं। देखो वैदिक साहित्य, जितना भी वैदिक साहित्य है, जैसे उसमें चाहे महाकाव्य, वेद, वेदांत, उपनिषद, ठीक है, या वेदों के बारे में, इनके बारे में हम आपको, आप अगर कमेंट करोगे तो एक अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है, इसको कंप्लीट करने के बाद, वैदिक सभ्यता के बाद, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन आपको खूब देखने को मिलते हैं। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं ऋग्वेद के बारे में कि देखो ऋग्वेद को आप जानते ही हो कि सबसे प्राचीन वेद है, सबसे प्राचीन वेद है। संकलन करता इसके वेद व्यास और कृष्ण द्वैपायन थे। इसमें टोटल 10 मंडल 1028 सूक्त हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं, सीरियस होकर के इसको पढ़ना। बिल्कुल वही चीज़ लिखी है जो आपके डिमांड है एग्जाम की।
ठीक है। सबसे जो नया मंडल था 1 और 10वां था, ये दोनों आखिरी में लिखे गए मंडल थे। मतलब कि 1 और 10वां को छोड़ करके 2 4 ये जो मंडल थे बीच के 2 3 4 5 6 7 8 9 ये पहले लिख दिए गए थे। पहला और 10वां मंडल सबसे लास्ट में लिखा गया था, यही सबसे नए मंडल के रूप में जाने जाते हैं। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र मिलता है, जिसकी रचना विश्वामित्र ने करी थी। खूब क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको बताने की जरूरत नहीं है हमें। 7वां मंडल 10 राज युद्ध के बारे में, 10 राजाओं के युद्ध के बारे में व्याख्यान करता है। 9वां मंडल सोमदेव को समर्पित है और 10वां मंडल जो है वर्ण व्यवस्था को बताता है कि भारत में किस तरीके से वर्ण व्यवस्था ने जन्म लिया, ये चीज है। अब फिर है सामवेद। सामवेद क्या है? तो 7 सुरों का वेद है, यानी कि संगीत का वेद किसको कहा जाता है? सामवेद। सा से संगीत, सा से संगीत, याद रखिएगा, सा से संगीत। संगीत में क्या होते हैं? सुर। तो ये याद रखेंगे आप कि सामवेद है जो संगीत का वेद कहा जाता है। ऋग्वेद में जो मंत्र गाए जा सकते हैं उन्हें सामवेद में डाला गया है, यानी ऋग्वेद में जितने भी मंत्र थे और उनको गा करके सुनाया जा सकता है लोगों को, तो उसको सामवेद में ही उल्लेखित किया गया है, दर्शाया गया है, लिखा गया है। यजुर्वेद या गद्य विधियों का वर्णन करता है, यज्ञ विधियों का वर्णन करता है, यानी कि इसी को गद्य और पद्य में लिखा गया है। तो पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है? तो यजुर्वेद है। ठीक है। अथर्ववेद में क्या किया गया है? तो जादू टोना वशीकरण, ठीक है, इनका जो आपको देखने को मिलता है, ये सब कित में देखने को मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। इसको ब्राह्मण वेद के नाम से यानी श्रेष्ठ वेद के नाम से जाना जाता है। ये सबसे बाद का वेद है, यानी कि अथर्ववेद को सबसे लास्ट में लिखा गया है। तो बात समझ में आ गई। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अभी इसी में और चीजें देख लेते हैं, फिर हम आपको बताते हैं। देखिए अब ये देखो कि पूरे यानी कि 4 वेदों में 31 नदियों का उल्लेख है। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। जिसमें से ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख है, यानी ऋग्वेद में ही सिर्फ 25 नदियों का उल्लेख है, और टोटल वेद 4 है, 4 में 31 नदियों का उल्लेख है, जिसमें ऋग्वेद में 25 नदियों का। सबसे उल्लेखनीय नदी सिंधु नदी है। यमुना नदी का उल्लेख 3 बार मिलता है, गंगा नदी का उल्लेख 1 बार मिलता है, और सबसे पवित्र नदी जो कौन सी है? सरस्वती, जिसको नदीतमा के नाम से भी जाना जाता है। अब नदियों के बारे में आपने सुना होगा कि कुछ जो ऋग्वैदिक काल की जो नदियां थी उनके कुछ प्राचीन नाम थे, उनको भी कभी एग्जाम में मिलाने को देता है। जैसे कुरभू कुर्रम नदी का नाम था, कुंभा काबुल नदी का नाम था, वितस्ता किसका नाम था? तो झेलम नदी का। ये आधुनिक नाम है और ये प्राचीन नाम है। अस्कनी चिनाब नदी का, परुष्णी रावी नदी का, शतुर्दी सतलज नदी का, विपाशा व्यास नदी का, सदानीरा गंडक नदी का, दृष्टति घग्घर नदी का, गोमती गोमल नदी का, ये आपको नाम देखने को मिलते हैं। सुवास्तु स्वात नदी का, सिंधु सिंध नदी का, सरस्वती घग्घर नदी का, सुषोमा सोहन नदी का, सुषोमा सोहन नदी का। तो ये आपने पढ़ लिया कि ये चीज़ें हमको समझ में आ गई कि अभी हमने क्या पढ़ा कि वैदिक काल के बारे में हमने थोड़ी सी जानकारी ली कि वैदिक काल क्या था, वैदिक सभ्यता क्या थी, और उसके कुछ पॉइंट्स हमने इंपॉर्टेंट पढ़े। ये कहाँ के लोग आर्यों ने बसाए थे, कहाँ के निवासी थे। जानकारी हमें कहाँ से मिली? तो पता चला वेदों से मिली। तो वेदों के बारे में हमने थोड़ी सी डिटेल यहाँ पे पढ़ ली। फिर नदियों का उल्लेख था तो नदियों के पुराने नाम पढ़ लिए। और वैदिक साहित्य के बारे में आप तो जानते हैं कि वैदिक साहित्य में वेदों की संख्या कितनी है? 4 है, वेदांगों की संख्या 6 है, ब्राह्मण ग्रंथ की संख्या 6 है, उपवेद की संख्या 4 है, उपनिषद की संख्या 12 है। तो इनको भी आप याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछता है। अब देखो ये चार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चार्ट को आप बिल्कुल दिमाग में रखिएगा। ठीक है। फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं कि वैदिक काल जो 2 भागों में बटा था, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक, तो हम लोग उसको तुलना के तौर में पढ़ेंगे। ठीक है। अभी हम लोग वैदिक काल के बारे में पढ़ रहे हैं कि डिटेल हमें वैदिक काल की कहाँ से मिली, और अगर मिली तो उनके बारे में थोड़ी थोड़ी सी जानकारी हम लोग एकत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। अब जैसे वेद है, ठीक है, एक वेद होता है, फिर वेदों का पढ़ने वाला होता है, फिर ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, अरण्य, सूक्त और उपवेद, ये आपने सुना होगा। तो इनसे क्वेश्चन आपसे पूछता है। जैसे पूछता है कि वेद कितने हैं? 4 हैं। ठीक है।
अब वेदों को जो पढ़ने वाला होता था उनको क्या कहा जाता था? तो 4 वेद हैं। तो हमने बताया कि ऋग्वेद, तो ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था? होत्र। सामवेद को पढ़ने वाले को उद्गाता कहा जाता था। यजुर्वेद को पढ़ने वाले को अथर्वयु कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अथर्वयु। और अथर्ववेद को पढ़ने वाले को ब्रह्मा कहा जाता था। अब ब्राह्मण ग्रंथ क्या थे? तो वेदों को समझाने के लिए जो ग्रंथ बनाए गए थे, वेदों को समझाने के लिए कि भाई वेद अगर नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप ब्राह्मण ग्रंथ पढ़िए। तो वेदों को समझाने के लिए जो ग्रंथ बनाए गए उनको ब्राह्मण ग्रंथ कहा गया। तो जैसे ऋग्वेद को पढ़ा, जिसने पढ़ा उसको होत्र कहा गया। तो इसको जिसने समझाया, तो इसको समझाने के लिए 2 चीज़ें लिखी गई। एक लिखा गया, 2 ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, एक लिखा गया ऐतरेय और दूसरा लिखा गया कैस्तिकी। ठीक है, तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। अब उपनिषद, तो उपनिषद क्या थे? तो जो कर्म कांडों की जो चर्चा हुई तो वो उपनिषद कहलाए। और ये कोई अलग से नहीं थे, ये वेदों के ही भाग थे। वेदों को पढ़ने और समझाने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए और वेदों के ही जो कर्म कांड से रिलेटेड थे तो उनको उपनिषद में डाल दिया गया। किसमें? उपनिषद में डाल दिया गया। अब उपनिषद क्या थे? तो उपनिषद आप समझ गए कि ये वेद के ही भाग हैं। अब जैसे ऋग्वेद को पढ़ने वाला क्या कहलाता? होत्र। और ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ थे और 2 क्या थे? उपनिषद थे। दो कौन से उपनिषद से? तो ऐतरेय और कैस्तिकी। और अरण्य 2 थे, तो ऐतरेय और कैस्तिकी। इसमें सूक्त कितने हुए यानी मंत्र कितने हुए थे? 1028। ठीक है। उपवेद के प्रवर्तक कौन थे? तो प्रजापति इसके क्या थे? प्रवर्तक थे। आयुर्वेद उसी को कहा गया। अब शास्त्र का देख लेते हैं। तो उद्गाता इसको पढ़ने वाले को कहा जाता था। इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ थे। कौन थे? पंचविश और तांडय। पंचविश और तांडय इसके 2। पंचविश को ही तांडय कहा गया, इसमें एक ही है। पंचविश को ही तांडय के नाम से जाना गया था। ठीक है। अब छंदोगय और केन, ये 2 किसके थे? उपनिषद थे, सामवेद के। और इनके अरण्य कौन थे? तो छंदोगय और जैमिनी। इसमें 1810 मंत्र है और इसको उपवेद के जो प्रवर्तक थे तो गंधर्व वेद यानी नारद थे इसके। तो यहाँ से हमने इतना अच्छे से समझ लिया। अब हम लोग यजुर्वेद और अथर्ववेद के बारे में समझ लेते हैं। तो यजुर्वेद के बारे में हम लोग समझते हैं। तो यजुर्वेद को जिसने पढ़ा उसको कहा गया अथर्ववेद। इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ कौन थे? शतपथ और तैतरीय। जब आप प्रश्नों को हल कर रहे होगे ना तब आपको पता चलेगा कि नहीं ये एग्जाम में पूछा जाता है। आप कुछ मत करिए कि आप ये वीडियो को स्टॉप करिए और आप वैदिक काल के पहले MCQ हल करिए। जब आप वहाँ से हल करेंगे ना तब आपको पता चलेगा कि नहीं ये भी एग्जाम में आता है। ठीक है। उड़ते उड़ते मत पढ़िए, थोड़ा सा अगर पढ़ रहे हैं, अगर ये टॉपिक वैदिक काल पढ़ रहे हैं तो कोई एक भी सिंगल क्वेश्चन आपकी नज़र से छूटना नहीं चाहिए। इस तरीके से आप अपना नोट्स बनाइए, इस तरीके से आप पढ़िए। आप ये बनाने के बाद, पढ़ने के बाद आप देखेंगे कि आप कोई भी बुक का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे, MCQ या इंटरनेट से भी सॉल्व करेंगे तो आपसे एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ये दावा है हमारा। NCERT से सारा कवर है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, आप पूरा वीडियो देखेंगे और इसका नोट्स बनाएंगे। ठीक है। अब हम लोग समझ रहे हैं यहाँ पे कि इसके जो उपनिषद थे तैतरीय, कंठ, ईश, श्वेतासर और वृद्धनायक ये थे। और इसके जो अरण्य थे शतपथ, तैतरीय और वृद्धनायक। और इसका जो उपवेद था प्रवर्तक थे तो धनुर्वेद इसके प्रवर्तक थे। अब अथर्ववेद के देख लेते, इसको ब्रह्मा ने कहा था। गोपत इसका ब्राह्मण ग्रंथ है। प्रश्न, मुंडक और मांडल्य तो ये किसके क्या थे? ये उपनिषद है। इसमें टोटल 600 मंत्र हैं और शिल्प वेद इसको विश्वकर्मा ने लिखा है, इसका उपवेद है। और इसके जो प्रवर्तक हैं तो उपवेद इसका शिल्प वेद है और प्रवर्तक इसके विश्वकर्मा। यहाँ तक हमने समझ लिया। अब हमें वही चीज़ पढ़नी है। ये तो हमने वैदिक काल के बारे में पढ़ा कि वैदिक काल की हमें जानकारी कहाँ से मिली, क्या था वैदिक काल। ठीक है। वैदिक काल के स्रोत क्या थे, वैदिक काल को बसाया तो जो आर्य थे कहाँ से आए, ये सारी स्टोरी हमने अभी तक पढ़ी। अब हम पढ़ने वाले हैं पूर्व वैदिक काल के बारे में और उत्तर वैदिक काल के बारे में, जो वैदिक काल को 2 भागों में बांटता है।
तो अब इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे, इसको हम लोग पढ़ेंगे तुलनात्मक तरीके से। तुलनात्मक तरीके से पढ़ने पे चीज़ें एक साथ ज़्यादा हमें याद होंगी और इसके अलावा भी हम इसको अलग अलग भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं तुलनात्मक तरीके से कि वैदिक संस्कृति या वैदिक काल, वैदिक संस्कृति के बारे में हम लोग देखते हैं इसमें कि वैदिक संस्कृति की तुलनात्मक थ्योरी क्या थी। तो इसके दो पार्ट थे, एक ऋग्वैदिक काल और एक था उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है उसको कहा जाता है 1500 से 1000 BC और उत्तर वैदिक का जो समय पीरियड है 1000 से 600 BC। अब देखो यहाँ पे हमें डायरेक्ट समझने की बात है कि जो ऋग्वैदिक काल के जो लोग थे, लोग कौन थे, आर्य थे। तो जो ऋग्वैदिक काल के आर्य लोग थे वो आप एक चीज समझ लो कि वो लोग टोटल चरवाहे थे, गाय चराने का काम किया करते थे। बाद में धीरे धीरे बदलाव हुआ कि जो उत्तर वैदिक काल आते समय धीरे धीरे क्या हुआ, कृषि करने लगे, पशुओं को पालने लगे, ठीक है। लेकिन पहले क्या किया करते थे, वो शुद्ध चरवाहे थे, गाय को अपना चराते थे और दूर दूर जंगलों में जहाँ तक उनको हरियाली दिखती उन नदियों के किनारे किनारे गाय को चराते हुए घूमा करते थे। और अगर वो लड़ाई भी करते थे तो गाय के चारागाह के लिए करते और लड़ाई गायों का आदान प्रदान के लिए भी करते, ठीक है। तो उस समय सब कुछ उनके लिए गाय ही हुआ करती थी, गाय माता ही उनके लिए सब कुछ हुआ करती। तो ये टोटल चरवाहे हैं। और इस तरफ जब आप देखेंगे तो इस तरफ क्या होता है, विकास धीरे धीरे कृषि का होता है। अब देखो तो ऋग्वैदिक काल के जो आर्य थे वो लोहे से अनभिज्ञ थे, लेकिन यहाँ उत्तर वैदिक काल आते आते उनको लोहे का ज्ञान हो चुका था, क्योंकि उस तरफ तो वो चरवाहे थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे क्रम बढ़ता चला जाता है तो उन लोगों ने कृषि करना चालू कर दिया, धीरे धीरे पशुओं को बांधना चालू कर दिया। ये रचनात्मक काल था और ये परिवर्तनशील। क्यों? क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट आप देख रहे हो कि कितना परिवर्तन हुआ कि पहले वो चरवाहे हैं और बाद में उन्होंने कृषि करना चालू कर दिया था। ये काले व लाल मृत भांड यहाँ पे पाए गए और यहाँ पे चित्रित धूसर मृत भांड पाए गए, ठीक है। वंश की संकल्पना यहाँ पे देखी गई और यहाँ पे गोत्र की संकल्पना, यानी कि दोनों लोगों का जो परिवार था संयुक्त परिवार था। यानी कि जो ऋग्वैदिक काल के जो आर्य थे वो भी संयुक्त परिवार में रहते थे और जो उत्तर वैदिक काल के जो आर्य थे वो भी संयुक्त परिवार में रहते थे। इनका जो व्यवसाय था पशु पालन मवेशी, यानी कि वो पशुओं को क्या करते थे, पालने का काम। पालने का मतलब वो चारागाह, चरवाहे का मुख्य रूप से काम उनका हुआ करता था। लेकिन जो इनका उत्तर वैदिक काल में था तो ये इनका क्या था, व्यवसाय कृषि हो गया था और पशुपालन हो गया था। देखो पशुपालन तो यहाँ भी था, पशुओं को पालना, भाई गाय चराते हैं, चरवाहे हैं तो पशु तो पाल रहे हैं ना, तो पशुपालन ही तो हो गया। अब यहाँ पे क्या था, पशुपालन के साथ साथ उन्होंने कृषि को भी प्रारंभ कर दिया था और यहाँ पे वस्तु विनिमय प्रणाली लागू हो गई थी। अब जैसे क्या था कि मान लो ये चरवाहे हैं, ऋग्वैदिक काल के लोग कैसे हैं, चरवाहे हैं। अब इन्हें 10 बीघा या 10 एकड़ जमीन पे चारा दिखा, अब वो किसी दूसरे के कब्जे में है तो वो क्या करते थे, 2 गाय, 1 गाय, 3 गाय उसको दे देते थे और उसका चारा वो अपने अंदर ले लेते थे। यानी वस्तु विनिमय का जो प्रोसेस था तो वो ऋग्वैदिक काल में भी था। उस समय वस्तु विनिमय किससे होता था, गाय से होता था। और गाय को क्या बोलते थे ये लोग, अघन्या। क्या बोलते थे, अघन्या बोला जाता था गाय को। तो वस्तु विनिमय का जो माध्यम था वो गाय था। और उत्तर वैदिक काल में भी वस्तु विनिमय भी हुआ करता था, तो दोनों में वस्तु विनिमय प्रॉपर चलता था। यहाँ के जो शासक हुआ करते थे, यानी उनको क्या बोलते हैं, ये शासक का मतलब क्या है, जो राजन हुआ करते थे उनको हम लोग जन बोला जा करते थे। और जो उत्तर वैदिक काल में उनको जनपद बोला करते थे। क्यों? क्योंकि अभी आप यहाँ पे जन पढ़ रहे हो और यहाँ पे जनपद पढ़ रहे हो, अब आगे महाजनपद पढ़ोगे। क्यों? क्योंकि ये छोटे छोटे जो ऋग्वैदिक काल के जो लोग थे छोटे छोटे कबीलों में रहा करते थे और जब कई कबीले मिलते थे तब उनको जन बोलते थे। अब जब कई जन मिलेंगे तो वो जनपद बनेंगे, अब जब कई जनपद बनेंगे तब वो महाजनपद बनेंगे, महाजनपद। और महाजनपद काल इसके बाद हम लोग पढ़ा करते हैं, तो ये बात आपके समझ आ रही होगी। अब हम लोग देख लेते हैं कि पद इनका क्या था, वंशानुगत नहीं था। यानी कि जो राजा वाला पद था ये वंशानुगत नहीं था कि एक बार जो राजा बन गया अब उसका बेटा राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा, फिर उसका बेटा, यानी कि एक ही पीढ़ी के लोग बनते चले जाएंगे। तो ऐसा ऋग्वैदिक काल में नहीं था। लेकिन ऐसा क्या था,
पद वंशानुगत बढ़ा था, ऐसा उत्तर वैदिक काल में देखने को हमको मिलता है। ठीक है, स्वेच्छा से ये कर दिया करते थे, स्वेच्छा से कर दिया करते थे क्या कि जैसे कि अब उनको बारिश करवानी है, या इंद्रदेव को खुश करना है, या पवन देव को खुश करना है, या ठीक है, या राजा को खुश करना है, ठीक है, तो वो क्या किया करते थे, स्वेच्छा से कर दे देते थे कि चलिए ये 2 गाय आप ले लीजिए, 1 गाय ले लीजिए, 10 गाय ले लीजिए, इस तरीके से कर देते थे। और वो बलि भी दिया करते थे जानवरों की, बलि का भी प्रावधान किसमें था, ऋग्वैदिक काल में था। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते चीज़ें बढ़ चुकी थी, चीज़ें डेवलप हो चुकी थी। क्यों? क्योंकि ऋग्वैदिक काल में तो लोग सिर्फ पशु पालते थे, चारागाह का इंतजाम करते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या था, धीरे धीरे यहाँ पे आते हुए लोग करने लगे थे, कृषि भी करने लगे, पशु को भी पालने लगे, जन से जनपद बनने लगा धीरे धीरे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, कर को अनिवार्य कर दिया गया था, चाहे वो आप बलि के रूप में हमें टैक्स दो, या फिर आप शुल्क दे दो कुछ, या फिर आप ये अपनी जमीन का भूभाग दे दो। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे देखने को मिलती है। यहाँ पे ऋग्वैदिक काल में उपनयन संस्कार, सभा व समितियों में महिलाओं का प्रवेश स्वीकृत था। यानी कि जो उपनयन संस्कार हुआ करता था ऋग्वैदिक काल में, और सभाएं हुआ करती थी, समितियां भी जितनी होती थी, उसमें महिलाओं अपना वो भी पुरुषों के साथ में बैठ करके सभा में वो आ सकती थी। इतनी परमिशन ऋग्वैदिक काल में थी। यानी कि कोई असमानता, कोई भेदभाव ऋग्वैदिक काल में नहीं था। ऋग्वैदिक काल कैसा था, तो ऋग्वैदिक काल वही ऋग्वैदिक काल है जहाँ पे पशुपालन होता था, चरवाहे लोग थे। ठीक है, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते उपनयन संस्कार, सभा समितियों में महिलाओं को प्रवेश यहाँ पे वर्जित कर दिया गया था। यानी महिलाएं नहीं आती थी, सिर्फ पुरुष ही सभागार में उपस्थित होते थे, और उपनयन संस्कार ही उन्हीं का होता था, और सभा समितियों में वही आते थे। ठीक है, अब इसका जो विस्तार ऋग्वैदिक काल का ब्रह्मावर्त यानी सरस्वती व त्रिस्तरी नदी के बीच में था। और इसका कहाँ था तो ब्राह्मर्ष देश यानी गंगा यमुना के दोआब, मध्य देश यानी हिमालय और विंध्य का दोआब, और आर्यावर्त यानी उत्तर भारत के बीच में इसका काल देखने को मिलता है, विस्तार देखने को मिलता है। अब जो ऋग्वैदिक काल था उसमें अनाज क्या था, तो यौ, अनाज जो था, मुख्य अनाज था वो यौ था। और यौ क्या होता है, तो जौ को यौ कहा जाता है। तो उस समय वहाँ पे मुख्य अनाज क्या था, जौ था। लेकिन यहाँ पे क्या था कि कृषि होने लगी थी, कायदे की कृषि होती थी, तो यहाँ पे चावल, गेहूँ, उड़द, मूंग, इस टाइप की जितनी खेती हो सकती थी ये लोग करते थे। ठीक है, निष्क क्या था, तो स्वर्ण आभूषण हुआ करता था, कहाँ पे, ऋग्वैदिक काल में। और निष्क यहाँ पे क्या था, तो एक मुद्रा मानी जाती थी। यहाँ पे मुद्रा का भी प्रचलन धीरे धीरे चालू हो गया था। सकम क्या था, तो एक गोबर की खाद हुआ करती थी सकम। और यहाँ पे करीस क्या थी, तो करीस एक गोबर की खाद थी। तो ये कुछ बेसिक्स अंतर हैं। और सरस्वती नदी नदीतमा कहा गया था, सिंधु नदी को हिरण्य कहा गया था, किसमें, ऋग्वैदिक काल में। तो आपने ये चीज़ें अच्छे से समझी कि सर ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल की एक आपका माइंडसेट हो गया होगा कि ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में क्या अंतर था, किस तरीके से लोग जीवन यापन करते थे, कैसे जन से धीरे धीरे जनपद बन गया, जनपद से धीरे धीरे महाजनपद आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो ये स्थिति थी, ये स्थिति हमने अच्छे से समझ ली किसमें, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के मूल अंतर को हमने समझ लिया। अब ऋग्वैदिक काल किसको, पूर्व मध्यकाल को ही कहा जाता है। तो अब हम लोग एक एक को अच्छे से डिस्कस करेंगे कि ऋग्वैदिक काल ये है। अभी हमने अंतर से तो पढ़ लिया ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। अब हम ऋग्वैदिक काल को डिटेल से पढ़ाएंगे और उत्तर वैदिक काल को भी डिटेल से हम आपको समझाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल क्या था। देखिए कि पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो ये हमारी सिंधु सभ्यता जो रेड कलर का दिख रहा है, इसके आगे का जो भाग है यही पूर्व वैदिक काल है, यही ऋग्वैदिक काल है, यहीं पे विस्तार है इसका। तो इसी चीज़ को हम लोग अच्छे से समझने वाले हैं या पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग इसी को देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल। अब इसमें हमें कौन कौन से क्षेत्र पढ़ने हैं, तो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक, बस यहाँ से हम लोग पढ़ लेंगे तो हमारा लगभग पूरा ऋग्वैदिक काल अच्छे से कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग चालू करते हैं कि राजनीतिक काल से देखते हैं कि किस तरीके से राजनीतिक जीवन इनका था,
क्या था राजनीति में, क्या इनकी दिलचस्पी थी, किस तरीके से इन्होंने अपना समय व्यतीत किया, तो ये राजनीतिक काल में हम लोग अच्छे से यहाँ पे इनको समझने वाले हैं। चलिए तो देखते हैं हम लोग राजनीतिक जीवन इनका किसका, ऋग्वैदिक काल का। हम लोगों ने मोटा मोटा आइडिया ऊपर से ले लिया है कि ऋग्वैदिक काल का जो था, कि ऋग्वैदिक काल में किस तरीके से लोगों का जीवन था और किस तरीके से ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के लोगों ने जीवन व्यतीत किया, किसको किस चीज़ का अनुभव था, किसको किस चीज़ का अनुभव नहीं था। ये हमने कहाँ पे पढ़ लिया, ऊपर अच्छे से हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग ऋग्वैदिक काल के जीवन के बारे में पढ़ रहे हैं कि ऋग्वैदिक काल का जो राजनीतिक जीवन था वो किस तरीके से था। तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं राजनीतिक जीवन। राजनीतिक जीवन में देखते हैं यहाँ का जीवन कबीलाई था, और कबीलों को हम लोग क्या कहते हैं, जन कहते हैं। जब कई कबीले मिलते हैं तो उनको जन बोला जाता है। कबीलों का देख रेख करने वाले को उस टाइम राजन या राजा कहा जाता था, यानी कि राजन या राजा के तौर पे उसको समझा जाता था। किसको समझा जाता था, जो कबीले को देख रेख करता था। चलिए तो ये बात हमने समझ ली कि कबीलों को जो देख रेख करने वाला होता था, तो उस टाइम उसको राजा या राजन के तौर पे जाना जाता था, समझा जाता था। यहाँ का राजा सिर्फ नाम मात्र का था, कबीलों के संरक्षण के लिए सीमित अधिकार उसके पास थे, कि ऐसा नहीं था कि आप पूरे साम्राज्य को संभाल रहे हो। वो एक कबीले का राजा हुआ करता था, छोटे छोटे कबीले हुआ करते थे, ठीक है। उनको क्या कहा जाता था, तो उनको जन कहा जाता था, ठीक है। जब कई जन मिलेंगे तो जा करके धीरे धीरे करके एक जनपद बनेगा, जब कई जनपद मिलेंगे तो एक महाजनपद बनेगा। ये आप आगे समझते ही हैं। राजा यानी राजन की सहायता के लिए कुछ संस्थाएं बनाई गई थी, ठीक है। राजन कौन है, तो वो कबीले का जो संरक्षण करता है उसको राजन कहा गया। तो राजन के संरक्षण के लिए कुछ संस्थाएं बनाई गई, जैसे समिति बनाई गई, या पूरे कबीले के लोग, पुरुष और महिलाएं समान स्थिति में समय विषय पे सलाह मशवरा करते थे, उसको समिति कहा गया। सभा, उच्च वर्ग के लोगों के लिए सभाएं हुआ करती थी। विदस, तो उपज या लूट के द्वारा धन बंटवाने का जो को कहा गया था विदत। ये खूब पूछा जाता है, लूट का धन को क्या कहा गया था, तो विदत कहा गया था। खूब पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिएगा, ठीक है। गण, कुलीन लोगों की संस्था जैसे सभा थी तो उसको गण कहा गया था। तो सभा और गण में क्या अंतर था, कि कुलीन लोगों के लिए गण बना था और उच्च वर्ग के लोगों के लिए सभा बनाई गई थी, ठीक है। अथर्ववेद में सभा समिति को प्रजापति की दो पुत्रियों के रूप में संबोधित किया गया है। राजा सिर्फ इन्हीं समितियों के आधार पर ही नहीं शासन करते थे, उनके लिए कुछ अधिकारी भी नियुक्त किए जाते थे। इन अधिकारियों को रत्निन कहा जाता था। तो याद रखिएगा, अधिकारियों को क्या कहा जाता था, तो रत्निन कहा जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ये ऋग्वैदिक काल हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो रत्निन किसको कहा जाता था, जो अधिकारियों को रत्निन कहा जाता है। सेनानी को सेना का प्रमुख कहा जाता है। पूरब किसको कहा, दुर्ग किले की जो रक्षा करता था उसको पूरब कहा जाता था। स्पर्श किसको, गुप्तचरों को स्पर्श कहा जाता था। ये किसमें हम लोग पढ़ रहे हैं, ऋग्वैदिक काल में। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें। इस समय निर्यागत सेना नहीं रखी जाती थी, क्योंकि उनके लिए धन की जरूरत होती थी। जब तक धन जरूरत पड़ती थी तब तक सेना तैयार की जाती थी, यानी कि जब जरूरत पड़ती थी सेना की तभी उसको तैयार किया जाता था। अब निरंतर सेना को नहीं रख सकते थे, क्यों, क्योंकि निरंतर सेना रखने के लिए उसको धन की ज़रूरत है, उसको खान पान की ज़रूरत है, उसको संसाधन की ज़रूरत है। और ये जो देख रहे हो, ये पूर्ण रूप से ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है। ये चरवाहे हुआ करते थे, पशुपालन हुआ करते थे, पशुपालक थे, तो इनके पास इतनी सुख सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, ठीक है। बलि तो स्वेच्छा से दिया गया कर्त होता था, लोग अपने हिसाब से देते थे, जितना धन और उनका मन हुआ करता था उतना वो स्वेच्छा से दे दिया करते थे। तो ये हमने पढ़ा किसका, ऋग्वैदिक काल का राजनीतिक जीवन किस तरीके का था वो हमने। अब सामाजिक जीवन की बारी आती है कि सामाजिक जीवन उन्होंने कैसा व्यतीत किया था। तो देखो, समतावादी समाज था। समाज पित्त सत्तात्मक था। पित्त सत्तात्मक का ये मतलब होता है कि जहाँ पे पिता की ज़्यादा चलती है, पिता उसका, उस समाज का, उस कबीले का मुखिया होता है, ठीक है। जैसे आज भारत में देखा जाए तो पित्त सत्तात्मक व्यवस्था ही है। पितृ सत्तात्मक यानी कि बेटा, मतलब घर में अगर किसी की चलती है तो किसकी चलती है, पिता की चलती है, पापा की चलती है, डैडी की चलती है, ठीक है। तो उस समाज को, उस गांव का, उसका जो मुखिया है वो कौन था, पिता ही होता है। हमारे घर का मुखिया कौन होता है, पिताजी होते हैं, ठीक है। तो उस समाज को पितृ सत्तात्मक समाज कहा जाता है।
संयुक्त परिवार को नृत्य कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नृत्य कहा जाता था संयुक्त परिवार को। वर्ण व्यवस्था की शुरुआत होती है 10वें मंडल में, इसका उल्लेख है। 9वें मंडल में पता चलता है कि वर्ण विभाजन रंग जाति नहीं बल्कि कर्म के आधार पे किया गया था। जो बुद्धिमान थे वो ब्राह्मण कहलाए, जो शक्तिशाली थे वो क्षत्रिय कहलाए। देखो यहाँ से ऋग्वैदिक काल से वर्ण व्यवस्था का क्रम चालू होता है। वर्ण व्यवस्था का क्रम चालू होता है। जो जाति से नहीं हुआ, कर्म से माना गया था कि अगर आप चाहे जिस जाति से हों, चाहे आप जंगलों में रहने वाले हों, आप शेड्यूल ट्राइब हों, आप कोई भी जाति हो, उससे मतलब नहीं है। अगर आपके पास दिमाग अच्छा है, आप किसी को सलाह दे देते हैं तो आप ब्राह्मण कहलाएंगे। आप शारीरिक तौर पे बलिष्ठ हैं, शरीर आपका मजबूत है, आप लड़ने योग्य हैं तो आपको क्षत्रिय घोषित किया जाएगा। आप व्यापार में निपुण है तो आपको वैश्य बनाया जाएगा। इस तरीके की परंपरा थी वर्ण व्यवस्था। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ऋग्वैदिक काल से इसकी शुरुआत हुई थी, जिसका उल्लेख हमें 10वें मंडल में मिलता है। ठीक है, यानी कि वर्ण व्यवस्था के बारे में अगर आपको डिटेल में समझना है तो जो ऋग्वैदिक काल का जो ऋग्वेद का 10वां मंडल है तो उसमें इसका उल्लेख हमें मिलता है। दास प्रथा का प्रचलन बहुत कम यानी ना के बराबर था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल हुआ करती थी। कन्याओं का उपनयन संस्कार भी हुआ करता था। किसमें? ऋग्वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में क्या था कि कन्याओं को उपनयन संस्कार नहीं कराया जाता था। वर चुनने का अधिकार या पुनर्विवाह का अधिकार भी था। यहाँ पे बहुपद विवाह की भी प्रथा, यहाँ पे नियोग प्रथा का प्रचलन भी था। अब नियोग प्रथा क्या होती है? देखो, अब नियोग प्रथा का प्रचलन है, बहुपद प्रथा का प्रचलन है, वर चुनने का प्रचलन है। ठीक है, तो नियोग प्रथा क्या होती थी कि पति के मरने के बाद यदि देवर से, पति के मरने के बाद यानी कि जो पत्नी है वो देवर से शादी करके एक संतान उत्पन्न करने के बाद शादी तोड़ देती थी, उसको कहा जाता था नियोग प्रथा। यानी कि अगर किसी औरत की पति मर जाता है तो वो औरत अपने देवर से शादी करती है सिर्फ इस लिहाज से कि उसको एक संतान उससे उत्पन्न हो जाए। जैसे ही संतान उत्पन्न होती थी वह उससे रिश्ता तोड़ लेती थी, शादी टूट जाती थी और उससे देवर से उत्पन्न संतान को क्षेत्रज के नाम से जाना जाता था। ये जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इनको अलग से हाईलाइट करा गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा। इस काल की विदुषी महिला को गार्गी, मैत्री, लोपामुद्रा, घोवा या अपाला के नाम से जाना जाता था। ठीक है, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रवृत्ति के लोग थे। मनोरंजन के लिए पासा, नृत्य और संगीत का उपयोग ये लोग किया करते थे। तो ये चीज हमने पढ़ी कैसा कि इनका सामाजिक जीवन किस तरीके से कटता था। अब आर्थिक जीवन क्या था ये भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल को हम लोग डिटेल में पढ़ रहे हैं तो इसको यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि पशुपालन मुख्य इनका काम था। युद्ध करना गाय के लिए, यानी कि पशुपालन, गाय ये चराते थे तो गाय चराते थे तो इसके लिए अगर जरूरत पड़ती थे। गाय पूजनीय थी, इसे अघन्या कहा गया था ऋग्वेद में। 176 बार ऋग्वेद में इसका उल्लेख हुआ है। तो अगर अघन्या पूछा जाए तो किसके लिए वर्ड है? तो गाय के लिए। किसमें है? ऋग्वेद में। युद्ध का कारण दान की वस्तु संपत्ति की इकाई हुआ करती थी गाय। देखो अगर युद्ध भी हुआ तो होता है ऋग्वैदिक काल में तो उसकी एक वजह थी गाय। दान की वस्तु क्या है? गाय। संपत्ति क्या थी? तो गाय। सब कुछ उनके लिए गाय ही हुआ करती थी क्योंकि गाय उस समय पूजनीय थी। और गाय को क्या बोलते थे? अघन्या। संपत्ति को उस समय रई कहा जाता था और गाय जो चुराया करते थे उनको चोर कहा जाता था। प्रमुख पशु गाय था। घोड़ा दूसरा इनका प्रमुख पशु के रूप में जाना जाता है। चलिए, कृषि का बहुत ज्यादा उल्लेख नहीं है तो ये हम लोग समझते हैं कि इसमें कृषि का उल्लेख नहीं। क्यों? क्योंकि ये पशुपालक थे, चरवाहे थे। उद्योग धंधों में बढ़ई या रथकार होते थे। इस समय तांबे की धातु का प्रयोग किया जाता था जबकि लोहे के धातु का प्रयोग उत्तर वैदिक काल में, यानी कि ऋग्वैदिक काल में तांबे की धातु का प्रयोग होता था और लोहे से ये लोग क्या थे? लोहे से ये लोग अनभिज्ञ थे। और उत्तर वैदिक काल में जैसे ही आप जाओगे तो यहाँ पे लोहे का प्रयोग भी ये लोग करने लगे थे। ऋग्वैदिक काल में उगाया जाने वाला जो अनाज था उसको हम लोग जौ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जौ कहा जाता था। तो ये चीज हमने यहाँ पे समझ ली कि इनका आर्थिक जीवन क्या था, सामाजिक जीवन क्या था। ठीक है, अभी हम लोग धार्मिक जीवन भी इनका पढ़ेंगे। अब देखते हैं कि जो आर्य लोग थे, आर्यों का विस्तार कैसे हुआ।
तो ब्राह्मणवर्त कब कहलाया, ब्राह्मर्षि देश कब कहलाया, और मध्य देश कब कहलाया, और आर्य देश कब कहलाया। देखो, जब ब्राह्मणवर्त इनको तब कहा गया जब आर्य लोग सरस्वती और दृष्टि नदी के बीच के क्षेत्र को जब ये पार कर लेते हैं, यानी पंजाब वाले क्षेत्र को, तब इनको ब्राह्मणवर्त कहा गया। जब इन्होंने गंगा और यमुना के बीच क्षेत्र में आए तब इन्हें कहा गया ब्राह्मर्षि देश। जब ये हिमालय से लेकर के विंध्य के तक के क्षेत्र में आए तब इनको कहा गया मध्य देश। और जब इन्होंने अंग और मगध को पार करके समूचे उत्तर भारत में अपना अधिकार कर लिया, यानी बंगाल बिहार में अधिकार कर लिए, तब इनको कहा गया आर्यावर्त। तो ये कुछ आर्यों के नाम थे, ये इस तरीके से भारत में बढ़े थे धीरे धीरे करके। तो ये विक्रम आप इसको याद रखिएगा विस्तार में। हमने यहाँ तक तो पढ़ लिया, अब हम इनका धार्मिक जीवन भी पढ़ लेते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल और ये चैप्टर पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। तो धार्मिक जीवन क्या था इनका, तो धार्मिक जीवन में ऋग वैदिक काल में देवताओं की संख्या टोटल 33 थी। इस काल के लोग प्रकृति सूचक एवं बहुदेववादी थे। कैसे थे, प्रकृति सूचक और बहुदेववादी थे। देवताओं को 3 श्रेणियों में बांटा गया था। अब देखो, इनकी 3 श्रेणियों से ही क्वेश्चन आता है। एक तो वो देवता थे जो पृथ्वी के देवता थे, ठीक है, जो पृथ्वी पे रहते थे। एक अंतरिक्ष के देवता थे और एक आकाश के देवता थे, ठीक है। पृथ्वी के देवता अग्नि, पृथ्वी, सोम और बृहस्पति थे। ये आप याद रखिएगा कि पृथ्वी के देवता कौन है और आकाश के देवता कौन है और अंतरिक्ष के देवता कौन है। और मारुत अंतरिक्ष के देवता, वायु अंतरिक्ष के देवता, इंद्र अंतरिक्ष के देवता और रुद्र अंतरिक्ष के देवता। आकाश के देवता में वरुण, मित्र, विष्णु, अश्विनी और सविता जैसे देवताओं को देखा जाता है। अब देखते हैं, सबसे अगर प्रमुख देवता की बात करी जाए या सबसे प्राचीन देवता की बात करी जाए, आपसे अगर पूछ लें कि सबसे प्राचीन देवता कौन था या सबसे प्रमुख देवता कौन था, तो इंद्र था। उसी को पुरंदर कहा गया है। ऋग्वेद में 250 श्लोक पुरंदर के ऊपर लिखे गए हैं, उल्लेखित हैं। सबसे प्राचीन प्रतापी देव कौन था, तो अग्नि था। 200 श्लोक इसके ऊपर आधारित है, ठीक है। इसको भगवान और इंसान के बीच की कड़ी कहा जाता था अग्नि को। चमकता सूर्य या गायत्री मंत्र इनके संबंध में लिखा गया है, तो देवी सरिता के। चिकित्सा के देवता तो अश्विनी थे, चिकित्सा के देवता। तो ये भी याद रखिएगा, सबसे प्रमुख देवता कौन थे, तो इंद्र थे। सबसे प्राचीन देवता कौन थे, तो इंद्र थे। और सबसे प्राचीन प्रतापी देवता कौन थे, तो अग्नि थे। तो ये बात हमने समझ ली क्या, ऋग वैदिक काल के बारे में। अब हम लोग समझते हैं जो वैदिक काल को 2 भागों में हमने बांटा। एक बांटा था पूर्व वैदिक काल, उसी को ऋग वैदिक काल कह रहे थे। अब दूसरा है उत्तर वैदिक काल, ठीक है। तो इसको हम लोग कंप्लीट कर चुके। अब हम लोग पढ़ते हैं उत्तर वैदिक काल। इसका देखो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं उसके भी हम लोग लास्ट में हल करेंगे उनको। थोड़ा सा वीडियो लंबा है, हमें भी पता है, लेकिन इस यूनिट को हम पूरा कंप्लीट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आप इस वीडियो को स्पीड बढ़ा करके भी देख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं उत्तर वैदिक काल के बारे में। तो उत्तर वैदिक काल के बारे में हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं। इसमें भी हम लोग देखेंगे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक जीवन इन लोगों ने किस तरीके से व्यतीत किया, यही हमें यहाँ भी पढ़ना है। तो देखिए राजनीतिक जीवन इनका क्या था। तो देखो 1000 BC के दौरान लोहे की खोज हुई, जिससे यह पूरी सभ्यता में एक क्रांति परिवर्तन देखने को मिला। लोहे के औजार के साथ साथ कृषि में भी गति मिली। देखो अब क्या था, हमने बताया ऋग्वैदिक काल में लोहे का कोई भी ज्ञान नहीं था, वो सिर्फ तांबे का इस्तेमाल करते। तो लोहे की खोज कब हुई, 1000 BC में। और आप जानते हैं कि 1000 से लेकर के 600 तक तो ये चला था, ठीक है। कौन सा, उत्तर वैदिक काल। कौन सा चला था, उत्तर वैदिक काल। तो यहाँ पे उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो गई। जब लोहे की खोज हो गई तो एक बड़ी सी क्रांति आई, मतलब एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। लोहे के औजार बनने लगे, कृषि में हेल्प होने लगी, ठीक है। जिससे क्या हुआ कि एक इस सभ्यता को, विकास को एक रफ्तार मिल गई, एक गति मिल गई। इस राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक जीवन में बहुत बड़ा असर देखने को मिला। जैसे अब पहले क्या थे कि हमने ऋग्वैदिक काल में जन कहा था। जन क्या हुआ करते थे, तो जो कबीले को जन कहा जाता था। छोटे छोटे कबीले थे उनको जन कहा जाता था। उसका जो मुखिया होता था तो उसको क्या कहते थे, राजन कहते थे। अब कई कबीले धीरे धीरे कई जन मिलकर के एक जनपद बनाए। तो ये कहाँ पे बने, ये उत्तर वैदिक काल में, जिन्हें की जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब
ये कई जनपद मिलकर के महाजनपद बनेंगे। हम उत्तर वैदिक काल के जो बाद में पढ़ेंगे, यानी वैदिक सभ्यता समाप्त होने के जब बाद में पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल के, तब वहाँ पे हम लोग देखते हैं महाजनपद। तो ये क्रम याद है कि जन से जनपद बना, जनपद से महाजनपद बना। ठीक है, अब देखते हैं कि राजाओं की शक्तियों का यहाँ पे विस्तार हो गया था। राजा वंशानुगत बनने लगा था, राजा के अधिकार बढ़ने लगे थे, जिससे सभा और समिति का महत्व भी कम हो गया था। रत्नीन अधिकारियों की संख्या कितनी हो गई थी? 17 हो गई थी। अब टैक्स नियमित रूप से लागू कर दिया गया था। लेकिन ऋग्वैदिक काल में क्या था कि स्वेच्छा से आपको टैक्स देना है तो दे दो, चाहे बलि के रूप में दे दो, चाहे दान के रूप में दे दो। सेना की अभी भी पूर्ण नियमित व्यवस्था नहीं हो पाई थी, यानी कि सेना पूर्ण रूप से नहीं रखी जाती थी। जब जरूरत होती थी उस समय सेना को तैयार कर लिया जाता था। क्यों? क्योंकि उसके लिए उचित संसाधन, रहने का, खाने का, हथियारों का, ये सारा प्रबंध कर पाना बड़ा मुश्किल था। क्यों? क्योंकि वैदिक सभ्यता थी वो पूर्ण रूप से ग्रामीण सभ्यता थी। अब देखते हैं इसका सामाजिक जीवन। तो सामाजिक जीवन अब इसका क्या था? तो अब परिवार ग्राम, विश्व और जन में बदलने लगा था। यानी कि कहने का मतलब है पहले जन, फिर विश्व और फिर ग्राम। ग्राम सबसे ऊपर की इकाई है, ये ग्राम है, ये विश्व है और इसके नीचे क्या है? तो जन है। इसके नीचे क्या है? जन है। तो ये क्रम याद रखिएगा। ठीक है, वर्ण व्यवस्था में भी काफ़ी बदलाव आया था। यहाँ पे वर्ण व्यवस्था काफ़ी हद तक भावी थी। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, गोत्र गोधन एकत्र होना। ठीक है, तो ये क्या था कि वर्ण व्यवस्था में काफ़ी बदलाव देखने को मिला कि जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अभी वर्ण व्यवस्था का क्रम क्या ऋग्वैदिक काल में पढ़ा कि जो जिसके पास वहाँ पे जाति आधारित वर्ण व्यवस्था नहीं थी, वहाँ पे कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था थी। आप होशियार हैं तो आपको ब्राह्मण कहा जाएगा, आप शरीर से बलिष्ठ हैं, ताकतदार हैं तो आपको क्षत्रिय कहा जाएगा, आप अगर अच्छा बिजनेस संभाल लेते हैं, आप अच्छा धंधा कर लेते हैं, व्यापार कर लेते हैं तो आपको वैश्य बनाया जाएगा। ये वर्ण व्यवस्था का क्रम था। यहाँ पे आश्रम व्यवस्था की भी शुरुआत हो गई थी। मानव को 4 भागों में बांट दिया गया था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ये इसके आश्रम के विभाग हो गए थे। यानी कि ब्रह्मचर्य क्या था? तो 0 से 25 साल की जो उम्र हुआ करती थी वो ब्रह्मचर्य यानी पढ़ने का समय। गृहस्थ क्या था? तो 25 से 50 साल की उम्र थी, संतान प्राप्ति का समय। वानप्रस्थ क्या था? तो 50 से 75 साल की थी, परिवार को छोड़कर अलग रहेंगे, यानी ब्रह्मचर्य वाले लोगों को पढ़ाएंगे या ब्रह्मचर्य वाले लोगों को पढ़ाएंगे। संन्यास क्या था? संन्यास जीवन क्या था? तो 75 से 100 के बीच संन्यास लेकर के ये अलग दुनिया में रहेंगे, यानी कि मोह माया सब छोड़ करके संन्यास ले लेंगे। ये व्यवस्था क्या थी कि ये आश्रम व्यवस्था हुआ करती थी कि यानी कि इसको 25-25 सालों में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, यानी कि 0 से 25 साल तक हम ब्रह्मचर्य रहेंगे, यानी हमारे पढ़ने का समय होगा, और 25 से 50 के बीच में हमारे गृहस्थ जीवन का होगा, यानी संतान प्राप्ति। इसके बाद हम शादी करके संतान प्राप्ति करेंगे। और वानप्रस्थ का मतलब है कि जैसे ही आप 75 साल के हो जाओगे, 50 से 50 के ऊपर हो जाओगे, आप अपना घर बार छोड़ करके आप जंगलों में रहोगे, और जो ब्रह्मचर्य यानी कि जो ऊपर 0 से 25 साल वाले लोग हैं उनको आप शिक्षा दोगे। और जब 75 से ऊपर आपकी आयु हो जाएगी तो आप हमेशा के लिए मोह माया से छोड़ करके आप संन्यास ले लोगे। तो ये एक जीवन था उस समय क्या? वैदिक सभ्यता में। लेकिन आज आप स्थिति क्या है आप सब जानते हैं कि ब्रह्मचर्य ये जो 0 से 25 है, इसी में सारा सब कुछ समेट लिया है लोगों ने, समझे ना? कहीं ब्रह्मचर्य रह गया है, गृहस्थ जीवन को ब्रह्मचर्य वाले में डाल दिया है, वानप्रस्थ तो वो जीवन भर काट रहे हैं। तो इस तरीके की स्थिति देखने को अब मिल रही है। चलिए, तो अब देखते हैं यहाँ पे कि उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति काफ़ी खराब हो गई थी, लेकिन ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति क्या थी? अच्छी थी। क्यों? कि उनको सभा समितियों, उपनयन संस्कार, इनमें उनको सम्मिलित किया जाता था। लड़कियों को भी उपनयन संस्कार हुआ करते थे। लेकिन यहाँ पे स्थिति महिलाओं की खराब हो चुकी थी। समी और विदेश में महिलाओं को प्रवेश वर्जित कर दिया गया था। ऐतरेय ब्राह्मण में स्त्री को सभी दुखों का कारण बताया गया। अभी हमने आपको ऐतरेय ब्राह्मण बताया ना, हमने आपको बताए थे वेद, वेद के उपवेद, उपवेद के ब्राह्मण ग्रंथ कुछ बताए थे। तो उसी में है ऐतरेय ब्राह्मण में स्त्रियों को सभी दुख का कारण भी बताया गया। ये किस में बात बताई जा रही है? उत्तर वैदिक काल में पर्दा प्रथा की शुरुआत हो गई थी, विवाह चालू हो गया था। अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह, 2 टाइप के विवाह हुआ करते थे इस समय। अनुलोम विवाह
यानी कि वर जो होगा उच्च वर्ग का होगा, वधु निम्न वर्ग की होगी। प्रतिलोम विवाह में वर निम्न वर्ग का होगा, वधु उच्च वर्ग की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्ण व्यवस्था को हावी कर दिया गया था। वर्ण व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में हावी हुई थी। ऋग वैदिक काल में तो जाति आधारित नहीं थी, कर्म आधारित थी। वहाँ पे तो जो जैसा कर्म करेगा उसके अकॉर्डिंग उसको नाम दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक काल आया, समय गुजरता गया, तो यहाँ पे वर्ण व्यवस्था ने अपना स्थान बना लिया था। आर्थिक जीवन इनका क्या था? तो आर्थिक जीवन में मुख्य जो इनका व्यवसाय था वो कृषि और पशुपालन हुआ करता था। उद्योग एवं व्यापार इनका विकास हुआ, उद्योग, जिससे उद्योग और व्यापार में इनका विकास हुआ था। विदेशी व्यापारों का प्रमाण भी इनसे मिलता है। वस्तु विनिमय भी किया करते थे। इस काल में आर्थिक प्रगति का नगरीकरण भी प्रारंभ हुआ था। क्यों? धीरे धीरे विकास हुआ, राजा बनने लगे, जन से जनपद बन गया, महिलाओं की स्थितियां खराब होने लगी। ठीक है, धीरे धीरे सेनाओं को भी बढ़ा लिया गया। निरंतर सेना नहीं थी लेकिन सेनाओं को भी बढ़ा लिया गया। लोहे की खोज हो चुकी थी, लोहा का ये लोग प्रयोग करने लगे थे, इनको ज्ञान हो चुका था। कृषि में कृषि करने लगे थे, पशुपालन भी करने लगे थे। तो इस तरीके से इनका आर्थिक जीवन भी देखने को मिलता है। अब इनका देख लेते हैं हम लोग धार्मिक जीवन क्या था। तो धार्मिक जीवन की अगर बात करें तो ये लोग यज्ञ एवं कर्मकांड को महत्व बढ़ा था। यहाँ पे यज्ञ भी चालू हो गया था, कर्मकांड भी चालू हो गया। ब्राह्मण और क्षत्रियों के बीच में अपनी छाप बनाने के लिए संघर्ष का भी दौर चालू हो गया था, क्योंकि अब यहाँ पे वर्ण व्यवस्था अपने चरम पे आ गई थी और वर्ण व्यवस्था ने धीरे धीरे अपना स्थान बनाना चालू कर दिया था। यहाँ पे अपने आप को लोग सिद्ध करने लगे थे कि हम हैं यहाँ पे। तो ब्राह्मण और क्षत्रियों के बीच में संघर्ष भी चालू हो गया था। यहाँ पे जो प्रमुख देवता थे, प्रजापति जो सृजन या निर्माता के देवता कहलाते थे, विष्णु पोशाक एवं रक्षक के देवता थे, वरुण जल के देवता के रूप में जाने जाते थे। इस समय क्षत्रिय समाज यज्ञ करवाता था और वह अपना स्वामित्व स्थापित करना चाहता था। तो कुछ यज्ञ 3 टाइप के यज्ञ हुआ करते थे। जैसे राजयूष यज्ञ, तो यह प्रतिष्ठा हेतु हुआ करता था, अपने वैभव को दिखाने के लिए राजयूष यज्ञ किया जाता था। राजपेय यज्ञ शक्ति प्रदर्शन दिखाने के लिए यज्ञ किया जाता था। और अश्वमेध यज्ञ राज्य एवं क्षेत्र का विस्तार करने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया जाता था। तो अश्वमेध यज्ञ के बारे में तो आपने रामायण में भी सुना होगा कि घोड़ा छोड़ा गया था। ठीक है, लवकुश ने उसको पकड़ा था, तो वो अश्वमेध यज्ञ का एक हिस्सा था। यज्ञ में कर्मकांड और बलि की प्रधानता थी। एक स्रोतों से पता चलता है कि यज्ञ में 24,000 बैलों की बलि दी जाती थी। तो कुल मिला के यहाँ पे बहुत ही स्थिति खराब होने लगी थी। ऋग वैदिक काल में बहुत ही महिलाओं की भी स्थिति अच्छी थी, व्यवस्थाएं भी अच्छी थी, वर्ण व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी। लेकिन जैसे जैसे विकास हुआ तो वहाँ पर के आकर के उत्तर वैदिक काल में स्थितियाँ खराब होने लगी थी। उत्तर वैदिक काल के बाद जब उपनिषदों की रचना की गई तब इन्हें कर्मकांडों की आलोचना भी की गई थी। तो दोस्तों अभी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखेंगे। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, इस चीज़ को 1 मिनट में हम लोग सरसरी नज़र से देख लेते हैं कि अभी हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा वैदिक काल के बारे में। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? वैदिक काल के बारे में। वैदिक काल के बारे में पढ़ा कि वैदिक काल 2 भागों में बटा, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल की हमें जानकारी कहाँ से मिली, आए तो किसने क्या उनके बारे में कथन कहा। वैदिक काल की जानकारी अगर वेदों से मिली तो वेदों के बारे में डिटेल पढ़ी। इसके बाद वैदिक साहित्य थोड़ा सा हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद वैदिक काल की तुलनात्मक थ्योरी देख ली, ऋग्वैदिक उत्तर वैदिक, फिर ऋग्वैदिक और पे डिटेल में पढ़ लिया। अब हमें पढ़ने की ज़रूरत क्या है कि हमने जो ये थ्योरी पढ़ी है, अब हम अपने आप को यहाँ पे देखना चाहते हैं कि प्रश्नोत्तर हम लोग कर पाते हैं या नहीं। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं जो अभी तक पूछे गए हैं। तो बताइए आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? तो हमने आपको ऊपर बताया था श्रेष्ठ या कुलीन होता है आर्य शब्द का अर्थ। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? वे संस्कृत बोलते थे, वे कई झुंडों में भारत आए हुए थे, वे घुड़सवारी किया करते थे, वो मुख्यतः नगरों में निवास किया करते थे। तो ये बात आप जानते हैं कि उनकी भाषा संस्कृत थी, वो झुंडों में रहते थे क्योंकि कबीलाई जीवन जीते थे। वो घुड़सवारी तो हमने बताया था, गाय के अलावा घोड़ों का भी उनको मिला था, ऐसा दूसरा जानवर था उनके साथ में। लेकिन वो नगर में नहीं, वो उनकी सभ्यता जो थी पूरी क्या थी? ग्रामीण थी। तो ये बात यहाँ पे गलत साबित हुई। चलिए, निम्नलिखित इनमें से किस फसल का
ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। जौ, गेहूं, चावल, तंबाकू। तो देखो वैदिक काल की बात कर रहा है, वो ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक की बात नहीं कर रहा है। वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया, एक था ऋग्वैदिक और दूसरा था उत्तर वैदिक। तो ऋग्वैदिक में जौ के बारे में हमें जानकारी मिली थी, इसके बाद गेहूं और चावल के बारे में उत्तर वैदिक के बारे में जानकारी मिली थी। तो वैदिक काल में इतनी फसलों के तो बारे में हमें जानकारी मिली, लेकिन तंबाकू का कहीं पे जिक्र नहीं हुआ था। यही इसका सही जवाब है। अगला है, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मंडूकोपनिषद से उसको लिया गया है। तो ये बात भी हमने यहाँ पे समझ ली, ये चीज हमने यहाँ पे। अब देख लेते हैं कि ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि, पशुपालन, शिक्षा या व्यवसाय? तो हमने बताया था कि ऋग्वैदिक काल के लोग चरवाहे थे, यानी कि जो चराया करते थे, यानी पशु को पाला करते थे, तो उनका क्या था? पशुपालन था। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो हमने कहा था संगीत का मतलब सामवेद। संगीत का मतलब सा ते संगीत, सा से सामवेद। तो डायरेक्ट आप इसको सही कर लेना। गायत्री मंत्र देवी सवित्र को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, उपनिषद में या भगवत में? तो किस में मिलता है? ऋग्वेद में। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था किसने? तो बताइए न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? तो ऑप्शन आपके क्या है? चारवाक ने, गौतम ने, कपिल ने, जैमिनी ने। तो ये आपका होमवर्क है। अगर आपने ईमानदारी से पढ़ा है तो आप इसको हमें जवाब बताइएगा। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। निष्क क्या हुआ करता था? बताइए प्राचीन भारत में निष्क क्या हुआ करता था? तो आप सभी जानते हैं कि प्राचीन भारत में निष्क क्या था? स्वर्ण आभूषण था। हमने आपको बताया कि प्राचीन समय में, अभी हम ऋग्वेदिक में पढ़ रहे थे कि स्वर्ण आभूषणों को क्या कहा जाता था? निष्क कहा जाता था। क्या कहा जाता था? निष्क। तो इसका क्या हो जाएगा? निष्क स्वर्ण आभूषण थे। ये इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो? आप अगर बताएंगे तो जितना भी वैदिक साहित्य है तो उसको हम आप लोगों के लिए एक बार में एक वीडियो बना करके कंप्लीट कर देंगे। पूरा वैदिक साहित्य आपका एक ही बार में हम यहाँ पे आप लोगों का कंप्लीट कर देंगे। देखो वैदिक साहित्य में भी बहुत कुछ पढ़ने को है, जैसे 16 संस्कार पढ़ने पड़ते हैं। महाकाव्य में रामायण और महाभारत को पढ़ना पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा आप वेद, व्याग, उपनिषद, इनके बारे में आपको पढ़ना पड़ता है। पुराण के बारे में पढ़ना पड़ता है। साहित्य के बारे में, विवाह जितने हुए, जैसे ब्राह्मण विवाह, देव विवाह, प्रजापति विवाह, गंधर्व विवाह, पुराणों के बारे में पढ़ना पड़ता है। मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, इनके बारे में। तो अगर आप बोलोगे तो इसके बारे में हम एक आपको अलग वीडियो बना देंगे। इनसे क्वेश्चन भी, वैदिक साहित्य से भी क्वेश्चन आता है। तो आप अगर पढ़ना चाहोगे तो बताइएगा, तो एनसीईआरटी से उसको भी कवर करेंगे। इसी तरीके से उसको भी आपके लिए हम बेहतर कंटेंट के साथ लेकर के आएंगे कि आपको क्वेश्चन छूटे नहीं, ठीक है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो? प्लीज़ कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को शेयर जरूर करें। जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।